हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स का एमसीक्यूज ऑफ क्लास 10th। आज इस सेशन में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने हर एक सेशन ऐसा बनाया हुआ है कि हर एक सेशन में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, और हर एक चैप्टर्स का हम ट्राई करेंगे कम से कम 2 से 3 सेशंस डिस्कस हो, ताकि आपको हर एक चैप्टर के 20 to 30 एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी वहां सीख लेते हैं तो आपको काफी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड होप आपके बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि मैं नॉर्मली यहाँ पर डायरेक्ट एमसीक्यू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यस, बीच बीच में मैं कुछ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज द रैशनल नंबर 441 डिवाइड बाय 2^2, 5^2, 7^2 अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, एंड वो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। यस, ओके, सो यहां पर हमें ये बताना है कि ये जो हमें p बाय q फॉर्मेट में रैशनल नंबर दिया है, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग। ओके, सो अब यहां पर हमें क्या देखना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें फैक्टर्स देखना है। और हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर वो p बाय q फॉर्मेट में है और डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर जो फैक्टर्स है इफ इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2^m, 5^n, मतलब 2 और 5 ये दोनों ही अगर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, तो वो रैशनल नंबर जो p बाय q फॉर्मेट में है वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अगर सिर्फ 2 एज अ फैक्टर होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 एज अ फैक्टर है तो भी चलेगा, या दोनों साथ में है तो भी चलेगा, बट 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, तो ये फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो वो जो p बाय q फॉर्मेट का जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को देखेंगे, बट बहुत से टाइम ऐसा होता है बच्चे यहां पर मिस्टेक ये कर देते हैं। अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन दिया है तो डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके दिया गया है, जैसे 2^2, 5^2 एंड 7^2। ओके, अब अगर आप देखोगे डायरेक्टली आपको लगेगा यहाँ पर 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, बट 2 और 5 के अलावा 7 भी एज अ फैक्टर है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा ऐसा आपको लगेगा। बट यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है, कभी कभी क्या होता है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जो जैसे यहाँ पर 7 है तो क्या उससे कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि ये कभी कभी आपको जो फ्रैक्शन दिया रहेगा वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। क्या होगा? लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर ऐसा अवेलेबल होगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे अगर आप यहाँ देखिए 441 है, तो 441 जो है वो 7 से कैंसिल आउट होता है। यस, 7 इंटू 1 7, एंड देखो 7 इंटू अगर हम 6 करते 42, तो 2 कैरी फॉरवर्ड होगा दैट इज 21, तो 7 इंटू 3 दैट इज 21, एंड यहाँ पर 7^2 अगेन 7 से कैंसिल आउट होगा, 7 इंटू 9। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब डिनोमिनेटर में जो है वो 7 बचा ही नहीं। अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पर 7 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अंडरस्टूड? तो अब 7 यहाँ अगर कैंसिल आउट हुआ तो अब बचा क्या? 2 और 5 ही एज अ फैक्टर बचा। यस, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो कभी भी आप जस्ट डिनोमिनेटर को देख के डायरेक्टली मत बोल देना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा, पहले आप उसको चेक करिए। अंडरस्टूड? अब जैसे यहाँ अगर आप डायरेक्टली देख के बोलेंगे, सर बोलेंगे कि यहाँ पर 7 एज अ फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, जो वैल्यू है वो 7 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली ये जो रेड्यूस फॉर्मेट में आया वो क्या है, हमें 9 डिवाइड बाय क्या आ रहा है, हमें 9 डिवाइड बाय 2^2, 5^2। यस, तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 एज अ फैक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यस और नो? यस, इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो प्लीज आप उसको सिंप्लीफाई करके हमेशा देखिएगा। अंडरस्टूड? कभी कभी क्या होता है आपको रेड्यूस फॉर्मेट में नहीं दिया होता है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं दिया होता है। अंडरस्टूड? ओके, सो होप सबको समझ में आया। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें 2 एज अ सिर्फ फैक्टर होगा तो भी टर्मिनेट होगा, 5 एज अ फैक्टर होगा तो भी टर्मिनेट होगा, या 2 और 5 दोनों साथ में होगा तो भी टर्मिनेट होगा, बट 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर। तो अगर कोई भी फैक्टर आ जाता है और रेड्यूस करने के बाद भी वहां पर फैक्टर अवेलेबल होता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फॉर्मेट में। अंडरस्टूड? सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The decimal expansion of the rational number 43 by
2 raised to 4 5 cube will terminate after how many decimal places of decimal. ओके, सो अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5 एज अ फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेट होने वाला है, बट यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि टर्मिनेट होगा कि नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली ये टर्मिनेट होने ही वाला है, बट हमें बोला कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, अंडरस्टूड। तो एंड दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम, यहाँ पर 2 और 5 जो है उनके पावर से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगा, 2 का पावर ज्यादा है या 5 का, जिसका भी पावर ज्यादा होगा और जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 raised to 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 4, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब वो 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। कितने डेसिमल प्लेस के बाद? 4, अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली 2 raised to 4 है और 5 क्यूब है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 raised to 4 है तो इसको भी 5 raised to 4 बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 raised to 4 into 5 raised to 4 एंड दैट इज नथिंग बट 2 into 5 whole raised to 4 एंड दैट इज 10 raised to 4। सो 10 raised to 4 मतलब ये आ गया 4 0 यहाँ पर, अंडरस्टूड। तो अब न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू आएगा, तो अगर हम डिवाइड करते तो वो क्या आ जाएगा 4 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट ये आएगा, टर्मिनेट होगा, अंडरस्टूड। यस, सो होप इट इज क्लियर। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि 2 और 5 ऐसा अगर फैक्टर है तो उसमें किसका पावर क्या है ज्यादा है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। अब जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 raised to 7 है, सिर्फ 5 अवेलेबल ही नहीं यहाँ पर, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये 7, क्योंकि 5 यहाँ अवेलेबल नहीं, मतलब 5 का पावर यहाँ 0 है। तो ऑब्वियसली आप कंपेयर करो, हाईएस्ट पावर किसका है 2 का, तो 2 raised to 7 है, तो यहाँ पर 7 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 5 raised to 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 raised to 7, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर और डिनोमिनेटर में अगर 10 या 10 के पावर वाले वैल्यूज होते तो वहाँ पर सिंपली जब हम डिवाइड करते तो पॉइंट जस्ट शिफ्ट होता है, अंडरस्टूड। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना हाईएस्ट पावर किसका है, और जितना भी हाईएस्ट पावर होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों अवेलेबल होगा। अभी जैसे 2 raised to 7 है तो 5 अवेलेबल है नहीं, बट 2 ही अवेलेबल है, तो उसका जो पावर है दैट इज द हाईएस्ट पावर, तो 7 डेसिमल प्लेस कर। अब अगर 5 raised to 10 आ गया और 2 अवेलेबल नहीं है, तो 5 raised to 10 है तो 5 का हाईएस्ट पावर है, बिकॉज 2 वहाँ अवेलेबल है, मतलब 2 raised to 0 है, तो हाईएस्ट पावर किसका हुआ 5 का, अंडरस्टूड। तो 10 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। और अगर 2 और 5 दोनों अवेलेबल है साथ में, तो उसमें जिसका हाईएस्ट पावर है वो आपको चेक कर लेना है, अंडरस्टूड। तो जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर किसका है 2 का, तो raised to 4 है, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम इसलिए लूँगा क्योंकि ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ताकि वो टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। यस, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच गोज इन इट्स ओन टेबल एंड वंस टेबल। तो ऑब्वियस है कि उसके कितने फैक्टर होंगे, एक वो नंबर एज अ फैक्टर होगा और 1 एज अ उसका फैक्टर होगा, तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। हाँ, वो नंबर खुद होता है और 1 होता है, तो देयर विल बी 2 फैक्टर्स, अंडरस्टूड। तो इसका आंसर आ गया 2। नाउ फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n द नेचुरल नंबर 24 raised to n is divisible by 8। यस, अब जैसे यहाँ पर देखो 24 जो है वो 8 से तो डिविजिबल है, बट यहाँ पर 24 raised to n है, तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या होगा 24 का कि ये 8 से डिविजिबल होगा। अब अगर 24 raised to 0 हो गया तो वो तो हो गया 1, और 1 जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 24 raised to 1, 24 raised to 1 इज 24, और वो क्या है 8 से डिविजिबल है। और आगे बाद में क्या होगा 24 raised to 1 आ गया और वो डिविजिबल है, तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू जाएगा वो 1 आ जाएगा, अंडरस्टूड, समझ में आया। और अगर हम -1 लेते हैं 24 raised to -1, तो वो तो हो जाएगा 1/24, अंडरस्टूड, ये तो 1/24 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 1, क्या आ जाएगा 1, अंडरस्टूड। Okay, so now the next is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number is. Okay, तो smallest prime number कौन सा है, the smallest prime number is 2, the smallest prime number is 2 and the smallest composite number क्या है 4 है। Yes,
तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2 और 4 का HCF क्या होगा? तो HCF हियर विल बी 2. यस, सो शॉर्टकट ट्रिक मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द HCF ऑफ द नंबर्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स. तो जैसे 2 और 4 है तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का. सो दैट इज वन मेथड. दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, कितना है? 2. और 2 जो है दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर HCF जो आ गया वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अंडरस्टूड? क्या आएगा? 2. सो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है. तो 2 और 4 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है रिस्पेक्टिवली, तो उनका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 2. और HCF कैसे कैलकुलेट करना है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो अगर आपको वो चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियोस मतलब ट्रिक्स भी बनाए हुए हैं और इवन डिटेल में हम कैसे वो फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. तो आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर पढ़ा होगा तो वी नो दैट एवरी इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ 2m. यस, क्योंकि जो भी इवन इंटीजर है वो 2 से डिविजिबल होगा. क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा. तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 2m. यस, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 2m. तो जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं दे ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ 2m. और जो ऑड होते हैं वो दैट इज 2m प्लस 1. 2m प्लस 1. अगर यही आपको ऑड के लिए आ जाता है तो आप बोलेंगे 2m प्लस 1 के फॉर्मेट में होता है, और इवन इंटीजर्स जो होते हैं दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ 2m. अंडरस्टूड? सो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट इज इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is equals to. तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपने पढ़ा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ HCF ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर्स, तो HCF क्या होता है? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे यहाँ पर 65m माइनस 117n. हाँ, हमने ये स्टडी किया हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा. हाँ, तो यहाँ पर HCF ऑफ दिस टू नंबर्स हाँ इज इक्वल टू 65m माइनस 117 हमें दिया है. तो HCF क्या होगा? पहले तो 65 और 117 का हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 65 और 117 का HCF क्या आता है? यस, इट इज नथिंग बट 13. क्या आएगा? 13. यस, तो अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप बहुत सारे ट्रिक्स हैं तो वो आप यूज़ करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. तो वो वीडियो का मैंने आपको बताया लिंक मैं आपको दे दूंगा, एंड होप काफ़ी लोग जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता भी होगा. तो यहाँ 65 और 117 का जो HCF आएगा वो 13 आ जाएगा. तो नाउ HCF दैट इज 13 विल बी इक्वल्स टू 65m माइनस 117. यस, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 117 इक्वल्स टू 65m. सो या आ जाएगा यहाँ पर 130 इक्वल्स टू 65m. सो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 130 डिवाइड बाई 65. तो 65 इंटू 2. तो यहाँ पर m का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा. यस, इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 2. यस, तो ऑप्शन सी. सो इट इज क्लियर. तो ये नॉर्मली लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म जो होता है उसके ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन. सो बिकॉज द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स can be represented as the sum of in the linear equation form of that two numbers. Yes, so यहाँ पर option यहाँ पर C है, ये भी C है. Okay, now we'll move on to the next question. assertion and reasoning के format में है next question. next question क्या दिया है? the denominator of 34.12345 is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where m and n are non-negative integer. Yes, obvious है 34.12345 तो ये टर्मिनेट हो गया. तो ऑब्वियस है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो उसका डिनोमिनेटर कौन से फॉर्मेट में होगा? 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्मेट में होगा. यस, सो दिस इज करेक्ट. एंड रीजन क्या दिया? 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. यस, तो रीजन भी करेक्ट है. तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, और रीजन जो दिया है वो भी वी कैन से इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. यस, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा?
पहले ऑप्शन में क्या दिया है, बोथ आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, यस ए ऑप्शन आ जाएगा, यस बिकॉज यहाँ पर जो रीजन दिया है वो क्या है, ये डेसिमल 34.12345 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ऑब्वियस है कि वो कौन से फॉर्मेट में होगा, 2m n इंटू 5n के फॉर्मेट में उसका जो डिनोमिनेटर होगा ये फॉर्मेट में होगा, जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, अंडरस्टूड। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हाँ, तो मैं वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। Now, if two positive integers a and b can be expressed as a x square y cube and b equals to x cube y square as x and y are prime numbers, then LCM of a and b. तो a और b का हमें LCM फाइंड आउट करना है। देखो LCM क्या होता है, इट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्चुअली वहां पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम वो लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो a से भी डिविजिबल होना चाहिए, b से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर वो a से डिविजिबल होना चाहिए मतलब a के सारे फैक्टर्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए, यस a के सारे फैक्टर्स वहां वो नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस b के भी सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि यहां पर x स्क्वायर और x क्यूब है, तो मैं यहां पर x क्यूब ले लूंगा, क्या ले लूंगा, x क्यूब, क्योंकि x क्यूब जब मैं लूंगा तो x स्क्वायर ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, यस x क्यूब ले लिया मतलब x स्क्वायर उसमें आ गया, तो इसका मतलब a का भी फैक्टर आ गया, b का भी फैक्टर आ गया वहां पर, यस। उसके बाद अब y जो है प्राइम फैक्टर, उसमें y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर y क्यूब लूंगा, क्योंकि जब y क्यूब लिया तो यहाँ पर a का भी फैक्टर आ गया और b का भी फैक्टर आ गया, अंडरस्टूड। तो क्योंकि यहां पर हम क्या फाइंड आउट करें, वो लोएस्ट नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब वो नंबर्स के a और b के सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसका शॉर्टकट ये बता देता हूं कि जब भी आप प्राइम फैक्टर्स वो वहां पर बनाओगे तो प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होगा, क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा वो आपको कंसीडर करना है। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो इसका मतलब एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहां पर वाई क्यूब आ जाएगा, वाई का हाईएस्ट पावर है वाई क्यूब। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि लोएस्ट ले रहा हो तो यहां पर मैं हाईएस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहां पर लेकिन आपको फैक्टर क्या करना है, सारे फैक्टर्स इंक्लूड करना है, चाहे वो ए में हो और बी में ना हो तो भी चलेगा, ए में तो प्रेजेंट है ना, तो ए का वो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर कंसीडर। तो आप ये ध्यान में रखिए, तो जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट करो तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करो, वहां पर क्या करो, वो प्राइम फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को इंक्लूड करो। और जब आप एचसीएफ लेते हो ना तो वहां लोएस्ट पावर आपको इंक्लूड करना होता है, यस आपको वहां पर लोएस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज दैट हाईएस्ट नंबर जो क्या करना चाहिए, सारे नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो सारे नंबर्स को अगर वो डिवाइड करना चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो फैक्टर्स जो है वो दोनों नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों नंबर में ही प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में प्रेजेंट है दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, एचसीएफ का बेसिक्स क्या होता है एलसीएम का, तो वो चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया, आपको क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको पावर फॉर्म में अगर दिया है, और अगर नहीं दिया तो आपको पहले उसको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना, उनको पावर के फॉर्म में लिखो, एंड जब आप एलसीएम कैलकुलेट करो तो वहां जितने फैक्टर्स है तो वो फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर इंक्लूड करो, यस। और जब एचसीएफ कैलकुलेट करो तो लोएस्ट पावर इंक्लूड करो, यस। आप ये ध्यान में रखो, ऑपोजिट में पावर्स और नेमिंग में, जैसे एलसीएम है तो लोएस्ट है ना, लेकिन आपको पावर के फॉर्मेट में लेना है तो हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है, और एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हो तो आप लोएस्ट पावर को कंसीडर करो। और वो क्यों करते हैं वो सारी चीजें डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अंडरस्टूड। ओके, तो यहां पर एक्स क्यूब और क्या आ जाएगा, वाई क्यूब हाईएस्ट पावर, तो एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, तो आपका ये आ गया एलसीएम। और अगर आपको एचसीएफ पूछा होता तो यहां पर आ जाता डी वाला ऑप्शन, क्या आ जाता, डी वाला, क्योंकि लोएस्ट पावर लेते तो एक्स स्क्वायर ले लेते और वाई स्क्वायर ले लेते, अंडरस्टूड। बट यहां हमें सिर्फ एलसीएम पूछा हुआ, ओके, सो ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the HCF of A and B equals to 2 and LCM of A and B equals to 27. So what is the value of A into B? तो आपने ये पढ़ाई होगा कि HCF into LCM of two numbers is always equal to the product of that two numbers. Yes, तो यहाँ पर दो नंबर्स क्या है, A और B, तो A into B,
So the product of that two numbers will be equals to HCF into LCM of that two numbers. तो HCF है 2 और LCM है 27 and that is nothing but 54. तो A into B जो होगा वो क्या होगा 54. तो ऑप्शन C is the correct. Yes? Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the question तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आज ये सेशन में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम इसके नेक्स्ट और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये हमने और भी 10 क्वेश्चंस ये वर्कशीट में हैं। तो बट हम एवरी सेशंस में 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आपको भी क्लियरली समझ में आए और वो 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हम लास्ट सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चंस किए थे। होप जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। तो देखो 20 to 30 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ इंक्लूड हो जाते हैं। तो उतना भी आपको लास्ट टाइम बोलते हैं ना लास्ट मिनट रिवीजन जो होता है वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट जितना मैक्सिमम हो सकता है आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक चैप्टर का 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चंस होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप बोलते हैं ना एक क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि एग्जाम में अगर कहीं बाहर से क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्या मेथड अप्लाई करना है। क्योंकि आप कम करोगे तो आपके जो बोलते हैं ना जो सोचने की कैपेसिटी है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन जब ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो तो आपको ज़्यादा ट्रिक्स पता चलता है, ज़्यादा मेथड्स पता चलता है। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सको उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको वो लगे यार ये टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ देखा हुआ। अब अगर आप 10 क्वेश्चन करके जाओगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब वो क्लिक नहीं होगा आपको, फिर आप वहीं टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप 300-400 क्वेश्चन सपोज हर एक चैप्टर का सॉल्व कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो चांसेस है उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ऐसा लगे ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, ये तो मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो आप फटाफट क्लिक होगा आपको और फटाफट आप क्या कर सकते हो अपने पेपर को सॉल्व भी कर सकते हो और प्लस आपको टाइम भी बचेगा रीचेक करने के लिए। अंडरस्टूड? ताकि आप क्रॉस चेक कर सको आपके आंसर्स क्या है, सही है कि गलत है। अंडरस्टूड? एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पर आप जो है अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस आंसर को टिक मार्क तुरंत मत करिए, आप लास्ट में वो करिए, क्योंकि यहाँ पर आप कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। तो जैसे नॉर्मल पेपर होता है कैंसिल करके आपने लास्ट में कर दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाता है, बट यहाँ पर अलाउड वो चीज़ नहीं है। आपको थोड़ा भी 1% भी डाउट है तो आप उसको टिक मत करिए, उसको लास्ट में आप कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिलेगा तो तभी आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना चांसेस ये है कि आपको लुक लाइक जो पेपर होता है ना कि हाँ ये सब क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, तो उतना ज़्यादा चांसेस है। अब 10 क्वेश्चन करके जाओगे, 20 क्वेश्चन करके जाओगे तो फिर ऑब्वियस है कि आपको लगे अरे पेपर कहाँ से आया, ये सब क्वेश्चन कहाँ से आया। अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज ए चैनल पे मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एटलीस्ट 20 to 30 हर एक चैप्टर को मैं मिनिमम करवाऊँगा, उतना होना चाहिए। एंड उसके बाद भी आप बहुत सारे वर्कशीट्स सॉल्व कर सकते हैं। सो होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस है आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो ताकि मैं आगे के जब सेशंस कंडक्ट करूं तो उसमें वो क्वेश्चंस में इंक्लूड कर सकूं। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।